हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं, CSIR नेट का रियल एनालिसिस। ठीक ना। तो इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसे हम लोग पोस्ट कर चुके हैं। तो आई होप आप सब लोग फर्स्ट लेक्चर को देख करके ही यहाँ पर पहुंचे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि इम्पटी सेट क्या होता है, उसके डिफिनीशंस एंड कुछ एग्जांपल्स के बारे में समझे थे। आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं इक्वल सेट से। ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट्स इक्वल सेट्स क्या होता है? अच्छा, यहाँ नाम से ही सारी चीजें हमें पता चल रही है कि इक्वल हम लोग किसे कहेंगे। ठीक ना। हम लोग क्या करेंगे, टू सेट्स लेंगे और उनको दिखा देंगे कि वो हमारे क्या है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स रखेंगे, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। ठीक ना। अगर डिफिनीशन की बात किया जाए, डिफिनीशन होता है कि टू सेट्स आर said to be equal when they consist of exactly the same element, the same elements। क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, दो सेट्स हैं और दोनों सेट्स को हम लोग इक्वल कब कहेंगे, इक्वल सेट तब कहेंगे जब उनके पास क्या होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। ठीक ना। अगर इसकी बात किया जाए, ये कैसे लिखा जाता है, डिनोटेड बाई A इक्वल टू बी। क्लियर। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट दिया है A इक्वल टू 1 2 3। ठीक ना। एंड B सेट दिया गया है 3 1 2। ठीक ना। अब कोई भी अरेंज ऑर्डर में दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक ना। बस हमें ये देखना है कि जो हमारे पास सेट दिया गया है, उस सेट में एलिमेंट सेम है कि नहीं। ठीक ना। तो यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर भी 1 2 3 है। बस इस दूसरे वाले सेट बी में हमारे पास क्या है, इनका ऑर्डर चेंज है ना, 3 1 2 है और यहाँ पर 1 2 3 है। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें देखना है कि सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों सेट में, तभी उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर इक्वल सेट। क्लियर। ए और बी हमारा कैसे हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल से बात देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट दिया है ए में हमारे पास है 4। हम लोग 4 से मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है। सेकंड जो हमारे पास सेट है, उस सेट में हमको ऐसे नेचुरल नंबर चाहिए, ऐसा एन चाहिए कि एन जो है हमारा 3 और 10 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक ना। और जहां एन हमारा किस में है, नेचुरल नंबर में। तो सेम बी में भी जो एलिमेंट आएगा, वो एलिमेंट कैसा आएगा, 3 और 10 के बीच में चाहिए और नेचुरल नंबर चाहिए। तो 3 और 10 के बीच में कौन कौन से नंबर आ गए नेचुरल, 4 5 6 7 8 एंड 9, यही आएगा। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि ए और बी हमारे कैसे हैं, इक्वल सेट है। क्लियर। आई पास को ये क्लियर होगा। इक्वल सेट कैसे होते हैं, दो सेट से लेना है, आर सेट टू बी equal when they consist of exactly the same elements and denoted by a equal to b। क्लियर। जो भी आप सेट लीजिए, नाम दीजिए ए बी या पी क्यू, कोई भी नाम दीजिए, आपको यहाँ पर इसको इक्वल दिखाने के लिए इक्वल ऐसे साइन का यूज करना है। ठीक है। ये हो गया। अब कुछ बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो दिया गया है, अब इनका कुछ प्रॉपर्टीज बात कर लेते हैं। सेट अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑन सेट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, हेडिंग है कि algebraic operations on set। ठीक है ना। इसके बारे में आई होप आप लोग बचपन में पढ़ चुके होंगे, बीएससी या इंटर या पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक ना। तो इनका बस हम लोग सीधे सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यूनियन इंटरसेक्शन आई होप आप लोग पढ़े ही होंगे।
तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी है कि अच्छा मान लेते हैं कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। आई होप आप लोग वेल डिफाइन होंगे कि यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। अगर नहीं है तो बता देते हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें दुनिया भर का सेट कंटेन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक ना, यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी सी एंड डॉट डॉट बी अ सबसेट्स ऑफ यू। ठीक है, मान लेते हैं कि U का सबसेट हमारे क्या है, ABC, जो कि बहुत सारे हैं, और U के हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं। यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट जिसके पास दुनिया भर का सेट कंटेन हो। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर हमको लिखना हो A यूनियन B, A यूनियन B के कहने का मतलब है अगर इसको हम लोग सेट के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे कि हमको ऐसे X चाहिए कि सच एज X बिलोंग्स इन A और X बिलोंग्स इन B। ठीक है, A यूनियन B का मतलब हमको दो सेट दिया है A और B। ठीक है, तो A और B दिया गया है, तो जो यूनियन में एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट हमारे या तो X जो होगा वो A में होगा या तो B में होगा। ठीक है ना, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, अगर A इंटरसेक्शन B कह रहा है तो इसके लिए अगर सेट डिफाइन करेंगे तो X ऐसा चाहिए कि X जो है वो हमारा A में बिलोंग करे एंड X हमारा क्या हो, B में भी बिलोंग करे, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, ए और बी के इंटरसेक्शन में आएगा। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी ये देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ए यूनियन हम लोग ले रहे हैं किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, यू के साथ। ठीक ना, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। एंड अगर ए इंटरसेक्शन करे यूनिवर्सल सेट के साथ तो ए हमारा क्या आएगा, क्या है, ए आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ए इज अ सबसेट ऑफ यू, तो ए जो होगा वो हमारा यू में कंटेन नहीं होगा, तो इसलिए इनका इंटरसेक्शन में ए आएगा, यूनियन में क्या आएगा, यू ही आएगा। ठीक ना, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी देखा जाए तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारे पास है कि ए का कॉम्प्लीमेंट, कोई भी सेट है उस सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक ना, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट में जो होता है वो हमारे क्या होता है, एक्स तो हमारा यू से आता है, यूनिवर्सल सेट से। क्लियर, तो यहाँ पे हमको ऐसे ही एक्स चाहिए जो ए में कंटेन ना हो। एक सेट ले रहे हैं ए, उसमें मान लेते हैं बहुत सारा एलिमेंट्स है, और उनका अगर हमको कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो एक्स जो एलिमेंट हमको मिलेगा सेट में, जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट हमारा ए से नहीं आने चाहिए, वो कहाँ से आने चाहिए, यू से आने चाहिए, यूनिवर्सल सेट से, तभी वो हमारा कैसे बनाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बनाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, u माइनस ए। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखा जाए तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हमें पता है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारा इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, ये हमें पता है, बचपन की बातें हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड अगर हम लोग बात किया जाए कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। क्लियर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं। ठीक है, डी मॉर्गन्स रूल बोलिए या लॉ बोलिए, एज योर विश। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं, सिक्स प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात किया जाए तो ये हमारे पास थी फिफ्थ फोर्थ प्रॉपर्टी, और ये थी हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी। एंड सिक्स प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाए, हमें पता है कि अगर दो सेट का अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, जैसे a माइनस बी करें, सेम वही है कि u माइनस ए के जैसे है, a माइनस बी करते हैं, तो a माइनस बी करने पे जो हमारे पास सेट मिलता है वो मिलता है कि x हमारा जो होगा वो a से आएगा सच एज, और x हमारा जो होगा वो b में बिलोंग्स नहीं करेगा। a माइनस बी का मतलब क्या है कि x हमारा जो होगा वो a में तो रहेगा, अगर हमको कोई x चूज करना हो जो a माइनस बी में हो तो यहाँ से बोलेंगे कि x हमारा जो है वो a में बिलोंग करता है लेकिन x हमारा b में बिलोंग नहीं करता। कहने का मतलब है अगर हम थोड़ी देर के लिए चूज करें कि x हमारा किस में है, a माइनस बी में है,
तो इसका मतलब ये जो x है हमारा, वो x किस में से आएगा, सेट A में से आएगा, लेकिन सेट B में वो हमारा एलिमेंट नहीं रहेगा। ठीक है ना, ये हमारी प्रॉपर्टी है। अगर इसको ध्यान से थोड़ा सा और देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि A माइनस बी जो है वो हमारा सबसेट बनाएगा किसका, A का। कैसा सबसेट बनाएगा, प्रॉपर सबसेट बनाएगा। ठीक है ना, इम्प्रॉपर सबसेट नहीं बनाएगा, प्रॉपर सबसेट बनाएगा कि A माइनस बी जो होगा वो हमारा सबसेट होगा किसका, A का। क्लियर। सेम बात किया जाए अगर इसको किसी दूसरे लैंग्वेज में अगर हमको लिखना हो, जैसे A माइनस बी किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि A माइनस बी क्या होगा, तो आप लोग इसको ऐसे समझिए कि A माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। आप B सेट का कॉम्प्लीमेंट लीजिए और A के साथ इंटरसेक्शन करिए तो आपको क्या मिलेगा, A माइनस बी ही मिलेगा। क्लियर। तो ये 6 प्रॉपर्टी है जो आपको समझ में आई होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। आई होप आप सबको सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में पता ही होगा कि सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग 7 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस। किसी दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ये होता है कि अगर हमको देखना हो कि ए डेल्टा, इस डेल्टा को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है ना, ये जो हमारे पास डेल्टा है ट्रायंगल शेप का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन बोलते हैं। ठीक है ना, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब होता है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है किसकी, सिमेट्रिक डिफरेंस की। अगर ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस कह रहा है तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब समझिए, देखिए कि अगर हमसे कह रहा है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी इज द सेट ऑफ all those elements which belong which belong either to A or either to B। ठीक ना, बट नॉट बोथ। क्लियर। ये बात याद रखना है कि हमारा जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा वो हमारा जो एलिमेंट्स होगा वो एलिमेंट्स या तो ए का होगा, सेट ए का होगा, या सेट बी का होगा। जरूरी नहीं है कि दोनों का ही, दोनों सेट का वो एलिमेंट्स हो। अगर हमको कोई एलिमेंट चूज करना होगा ए सिमेट्रिक बी से, तो वहां से हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट या तो ए से आएगा या तो एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी से आएगा। इन सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक ना, ये हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज है जो हमारा क्या बताता है, सेट के प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, इसका यूज हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पावर ऑफ सेट्स। पावर ऑफ सेट्स का तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते थे। अब इस बार देखिए पूछे गए हैं या नहीं। पावर ऑफ सेट्स, पावर ऑफ सेट्स। अच्छा, पावर ऑफ सेट्स का एक दूसरा नाम भी है फैमिली ऑफ सेट्स। इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ सेट्स। ठीक है, पावर ऑफ सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ सेट्स भी बोलते हैं। इसका मतलब देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए, पावर ऑफ सेट्स बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। ठीक ना, हम क्या करेंगे, कलेक्शन लेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट। ठीक ना, इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट्स। कहने का मतलब है कि आप कोई एक सेट लीजिए, ठीक ना, उस सेट से जितने भी सबसेट बनते हैं उनका एक सेट बनाइए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर ऑफ सेट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग समझा जाए कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, 3 एलिमेंट है हमारे पास। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एक जितने भी इसके सबसेट हो सकते हैं उन सभी सबसेट का हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन बनाएंगे। ठीक ना, जितने भी हमारे पास इसके सबसेट, मान लेते हैं पहला सबसेट इसका बनेगा जिसमें सिर्फ एक सिंगलटन एलिमेंट होगा ए।
सेकेंड हम लोग सबसेट इसका बनाएंगे जिसमें सिंगलटन एलिमेंट होगा बी, थर्ड सिंगलटन एलिमेंट सी। ये 3 सबसेट इसके बन गए। और सबसेट इसके बनेंगे अभी एक फोर्थ सबसेट इसका बनाते हैं जिसमें हमारे पास एलिमेंट होगा ए कामा बी, एंड फिफ्थ सबसेट इसका बनाएंगे हम लोग जिसमें होगा हमारा ए कामा सी, एंड सेवंथ सबसे सिक्स सबसेट इसका हम लोग बनाएंगे, सिक्स सबसेट इसका बनेगा हमारा जिसमें आएगा बी कॉमा सी, एंड एक सेवंथ सबसेट हमारा इसका बनाएंगे जिसमें हमारे तीनों के तीनों एलिमेंट्स आएंगे, ठीक ना। ये 7 इसके सबसेट बने। एक लास्ट हमारा होगा, एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट जो होता है दुनिया का हर सभी सेट का सबसेट होता है, क्लियर। अब इन्हीं सभी सेट को, जितने भी हमारे पास इस सेट ए का जितने भी 8 सबसेट मिले हैं, इन 8 सबसेट को अगर जिस सेट में हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं पी ऑफ ए में लिख रहे हैं, ठीक ना, पी ऑफ ए एक सेट बनाते हैं, इसी सेट को हम लोग क्या कहेंगे, पावर ऑफ सबसेट कहेंगे, पावर ऑफ सेट कहेंगे, ठीक ना। इस पी ऑफ ए में क्या आएगा हमारे पास, सिंगलटन एलिमेंट ए, सिंगलटन एलिमेंट बी, सिंगलटन एलिमेंट सी, सिंगलटन ए कॉमा बी, एंड बी कॉमस ए कॉमा सी, एंड बी कॉमा सी, एंड ए कॉमा बी कॉमा सी, एंड इम्पटी। ये हमारा क्या बनाएगा, पावर ऑफ सेट्स का, ठीक है। हम लोग क्या किया, जितने हमारे पास एक सेट दिया 3 एलिमेंट्स का, उनके जितने भी सबसेट बन सकते हैं हम सभी सबसेट बनाए। अब उन्हीं सबसेट का कलेक्शन लेकर के एक सेट बनाइए, उसी सेट को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ सेट कहते हैं। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा, ठीक ना। अगर इसका थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर इसको लिखना हम लोग चाहें, जो हमारे पास डिफिनीशन है पावर ऑफ सेट का, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, लेट ए बी अ सेट। मान लेते हैं कि ए हमारे पास कैसा है, एक सेट है, ठीक ना। तो यहाँ से जो पावर ऑफ सेट मिलेगा, मतलब ए का, उसमें ऐसे सेट मिलेंगे, ऐसे यक्स मिलेगा, यक्स मतलब हमारा सबसेट बनेगा कि वो यक्स हमारे क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए का। अब देखिए यहाँ पे जो सबसेट होगा वो सबसेट हमारा प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कब होगा, जब हम लोग तीनों एलिमेंट्स उसमें, मतलब जितने भी सेट में एलिमेंट है उन सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, द सेट ऑफ all the subsets of A, क्लियर। ये हमारा क्या बन जाएगा, सभी सेट का कलेक्शन हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है कि पावर ऑफ सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी इम्पटी नहीं होंगे। अगर पावर सेट के एलिमेंट की बात किया जाए वो कभी भी इम्पटी नहीं होंगे। क्यों बात ये बोल रहे हैं हम लोग, पहले इसको देखिए। तो यहाँ पर एक नोट डाउन करते हैं हम लोग, नोट लिखते हैं। नोट फर्स्ट हमारे पास है, नोट फर्स्ट है कि इफ x contains x contains n elements then power set of x contains 2 की पावर n एलिमेंट्स। अगर आपके पास कोई सेट है, उस सेट में n एलिमेंट्स हैं, ठीक ना, तो उसके पावर ऑफ सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स हो गए। कैसे, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सेट था, सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है। अगर 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ सबसेट्स मिलेंगे, 8। यहाँ पे देखिए 8 सबसेट इसके बने थे, ठीक ना। तो ये एक नोट है, इसको ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आपके पास कोई सेट दिया है, ठीक ना, सेट आप अगर यहाँ पे हम बात करते हैं फाइनाइट सेट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक ना। इनफाइनाइट के लिए आपको पता ही है कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम बात करेंगे फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। अभी के लिए ये समझिए कि आपके पास एक यक्स कंटेन्स n एलिमेंट्स, एक सेट है जो कि इसमें n एलिमेंट्स कंटेन है। तो पावर ऑफ सेट मतलब पावर ऑफ x जो होगा उसके पास 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे, क्लियर। सेकंड अगर नोट की बात किया जाए, सेकंड नोट में कह रहा है कि फॉर एनी सेट ए, कोई भी आपके पास एट हो, चाहे इम्पटी हो चाहे नॉन इम्पटी हो, ठीक है ना।
कोई बात नहीं, चाहे जो सेट हो, उसके लिए पावर सेट ऑफ ए कभी भी इम्पटी सेट नहीं बनाएगा। ठीक है, कोई भी सेट हो आपके पास, चाहे इम्पटी सेट हो चाहे नॉन इम्पटी सेट हो, तो पावर सेट ऑफ ए कभी भी हमारा इम्पटी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप लोग एक सेट बना रहे हैं, जैसे आप लोग एक सेट बना रहे हैं ए जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रख रहे हैं, तो पावर सेट ऑफ ए जब बनाएंगे तो उसमें आपको एक एलिमेंट ऐसा ये रखना पड़ेगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? एक एलिमेंट तो दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, अगर इसकी बात किया जाए, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब n बराबर 0 है, तो 2 की पावर 0 करेंगे तो कितने हमारे पास मिलेगा? 1। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे? एक एलिमेंट होगा, जो कि कैसा होगा? इम्पटी हो सेट होगा। क्लियर? अभी आप सबको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग जब पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, तो एक चीज है जो बार बार रिपीट होता है, इंडेक्स सेट। क्या होता है? इंडेक्स सेट, ठीक ना। क्योंकि कुछ लोगों को इसके बारे में नॉलेज बहुत कम ही है, क्योंकि पेपर में पूछ कहा जाता है या हम लोग आगे पढ़ते हैं तो उसमें इंडेक्स सेट बार बार आता है, तो इंडेक्स सेट हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इंडेक्स सेट समझते हैं क्या होता है। कि इसका डिफिनेशन देखिए, लेट आई बी ए फाइनाइट सेट। क्या है मेरे पास? आई क्या है? एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट कहने का मतलब है कि एक ऐसा सेट जिसमें हमको पता हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे इसमें कितने हैं? n एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फाइनाइट सेट बोल रहे हैं, ठीक ना। एंड एफ बी द फैमिली ऑफ n, एफ बी द फैमिली ऑफ n सेट्स, फैमिली ऑफ n सेट्स, ठीक ना। अब फैमिली ऑफ n सेट मतलब हमारे पास कितने कौन कौन सेट मिलेगा? एक a1 मिलेगा, a2 मिलेगा, a3 मिलेगा, डॉट डॉट क्या मिलेगा यहाँ पर? an मिलेगा, ठीक है ना। कह रहा है कि इफ f इज एक्सप्रेस्ड एज, x को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड एज, कैसे लिख सकते हैं इसको? ए अल्फा सच एज अल्फा इन आई, ठीक ना। अगर हम कुछ इसको इस टाइप से लिख लें, तब ये हमारा क्या बनाएगा? इंडेक्स सेट बनाएगा। अगर हमारे पास कोई एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट में मान लेते हैं n एलिमेंट्स है, और उसमें क्या करें? जितने भी सेट है, उस सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, उस सबसेट का एक कलेक्शन लेते हैं, पावर ऑफ सेट, और उसको अगर हम लोग ए अल्फा सच एज अल्फा बिलोंग्स इन आई, ठीक है ना, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे? आई इज कॉल्ड इंडेक्स सेट, कॉल्ड द इंडेक्स सेट, इंडेक्स सेट। क्लियर? इसे हम लोग क्या कहेंगे? इंडेक्स सेट। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए कि मान लीजिए आपके पास i इक्वल टू क्या है? आपके पास n है, नेचुरल नंबर है। अब इस नेचुरल नंबर का अगर हम लोग एक सेट बनाना चाहते हैं, फैमिली ऑफ सेट बनाना चाहते हैं, तो वो कुछ कुछ हमारा इस टाइप का दिखेगा, ए एन, और n जो होगा वो हमारा कहाँ बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर में, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर इज इंडेक्स सेट कहेंगे इसको। हियर n इज द इंडेक्स सेट, इसे कहेंगे x इज द इंडेक्स सेट। क्लियर? ऐसे आप रियल नंबर बनाइए, इंटीजर्स को बनाइए, होल नंबर को बनाइए, रेशनल नंबर किसी का भी बनाइए, आपका इंडेक्स सेट ऐसे ही बनेगा कि आपको क्या करना है? आपके पास एक एलिमेंट होगा, सॉरी एक सेट होगा, उस सेट से आपको क्या करना है? बहुत सारे फैमिली ऑफ सेट n सेट बनाने हैं, मतलब सबसेट लेकर के एक कलेक्शन बनाना है, और उस कलेक्शन को अगर आप इस टाइप से लिख देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? इंडेक्स सेट हो जाता है। क्लियर? कोई इसमें कोई डाउट नहीं होगे, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप लोग इसके बारे में अच्छे से वेलफेयर होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? डिफिनेशन लिखते हैं, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, बी टू बी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट्स
the Cartesian product, the Cartesian product, Cartesian product of A and B, of A and B denoted by A क्रॉस B, ठीक ना। अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसी दो नॉन इम्पटी सेट्स का, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ए क्रॉस बी टाइप का डिनोट करेंगे, ठीक ना। तो अगर इसको ए क्रॉस बी टाइप का डिनोट करेंगे तो इसका मतलब इसको जो हम डिफाइन करेंगे, डिफाइंड बाई ए क्रॉस बी इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, एक ऑर्डर्ड पेयर टाइप का एलिमेंट्स मिलेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। ये एलिमेंट हमारा कैसा आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा एलिमेंट आपको कैसे मिलेगा, ऑर्डर पेयर मिलेगा, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट आती है वो हमारा फर्स्ट सेट से आता है, मतलब ए बिलोंग्स इन ए, एंड बी जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारा दूसरे वाले सेट से आएगा, मतलब बी से आएगा। क्लियर। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे कहते हैं, अगर हमारे पास दो नॉन इम्पटी सेट्स है और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग ए क्रॉस बी इस टाइप से डिनोट करेंगे, और इसे डिफाइन कैसे करेंगे कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आएगा वो हमारा ए कामा बी टाइप का आएगा, जिसे हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं, एंड जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट हमारा सेट ए से आता है, एंड सेकेंड वाला एलिमेंट हमारा जो होता है वो सेट बी से आता है। मतलब यहाँ पे जो ए क्रॉस बी लिखेंगे आप, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले सेट से, एंड सेकेंड वाला एलिमेंट हमारा सेकेंड वाले सेट से, ठीक है। अगर इसको अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दे बी क्रॉस ए, तो यहाँ पे जो सेट बनेगा वो हमारा बी कॉमा ए टाइप का बनेगा, ठीक ना। और यहाँ पे जो बी होगा वो सेट बी से आएगा, एंड जो ए सेट होगा वो हमारा ए एलिमेंट जो होगा वो हमारा सेट ए से आएगा। क्लियर। इसे कहते हैं हम लोग क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक एग्जांपल समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए, सेट में एलिमेंट है हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी, ठीक है। और सेट बी है जिसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 एंड 2। क्लियर। अब इनका हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी के लिए हमें पता है कि जो इनका एलिमेंट्स आएगा ए क्रॉस बी में वो पेयर टाइप का आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे पहले बी के साथ, बी के सभी एलिमेंट के साथ, तो यहाँ पे आएगा ए कॉमा 1 एंड ए कॉमा 2। सेकेंड हम लोग ए एलिमेंट से चूज करेंगे एलिमेंट बी, तो यहाँ से आएगा बी कॉमा 1 एंड बी 2। सेम हम लोग सी के साथ करेंगे C1 एंड C2। तो ये हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी में एलिमेंट, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हमको कार्डिनलिटी देखनी है कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो हमें क्या कर देना है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में सेट ए में होगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। मान लेते हैं कि ए में हमारे पास सेट ए में एलिमेंट्स है n, एंड बी वाले सेट में है एलिमेंट्स है कितने, m। तो ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, n इंटू एम होंगे। क्लियर। ये हुआ हमारा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है, इसको समझ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास दो सेट के लिए है, ठीक ना। ऐसे अगर हमारे पास मिल जाए n सेट, तब अगर हमारे पास ऐसे क्या मिल जाए, n सेट मिल जाए, तब जैसे यहाँ दो सेट है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आराम से दिख रहा है कि ए कामा 1 बी ए कामा 2 बी कामा 1 बी कामा 2 सी कामा 1 सी कामा 2 टाइप से कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो सेट नंबर यहाँ पे सेट है ये फाइनाइट हो, तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखते हैं लेट a1 a2 a3 डॉट an। हमारे पास क्या है, n कलेक्शन है, जो कि कैसे है, ये सब नॉन इम्पटी सेट है, ठीक है ना। बी ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ नॉन इम्पटी सेट। ठीक है, हमारे पास नॉन इम्पटी सेट से, ठीक है। कितने सेट है हमारे पास, n सेट है, ठीक है ना, जो कि फाइनाइट है। ठीक। अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात किया जाए कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ the collection denoted by the collection
डिनोटेड बाय A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस अप टू AN। क्लियर, इसको ऐसे नोट करेंगे। एंड अगर इसका डिफाइंड बात किया जाए, डिफाइंड बाय, अगर इसको हमको डिफाइन करना है, डिफाइंड बाय, यहाँ से क्या बोलेंगे, A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस अप टू AN जो होगा, इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो भी पेयर टाइप के आएंगे। तो कैसे आएंगे, A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है ना, जहाँ पे सभी AIs हमारे क्या होंगे, सेट AIs के होंगे। क्लियर, अगर इसको देखा जाए, जैसे यहाँ पे हम लोग देखें कि A क्रॉस B में कुछ इस टाइप से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे थे सभी में। अगर 2 सेट ले रहे हैं तो पेयर क्या बन रहा है, 1 और 2 बन रहा है, 2 पेयर बन रहे हैं। अगर n सेट ले रहे हैं तो जो पेयर बनेगा वो कैसा बनेगा, A1 A2 A3 अप टू AN बनेगा। और सभी AIs हमारे कहाँ से आएंगे, कैपिटल AIs आएंगे, ठीक है ना, जहाँ I गोज टू I इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, ठीक है। अगर इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रोडक्ट, ये साइन हमारा किसका है, प्रोडक्ट I इक्वल 1 टू n AIs, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। n एलिमेंट्स के लिए मतलब फाइनाइट कलेक्शन ऑफ नॉन इम्पटी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा, हम उसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, वो वहां से एलिमेंट आ रहा है हमारे पास, कहाँ से, आर से। सेट बी है, ये भी हमारा आर है, और सेट सी जो है ये भी हमारा कैसे है, आर है, ठीक है ना। तब अगर हम लोग बात करना चाहें ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आर क्रॉस आर, मतलब आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर आएगा तो यह पेयर टाइप पे नहीं आएगा, यहाँ ट्रिपलेट्स आएंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे इसे, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, ठीक है ना। और यहाँ पे जो अगर इसको डिफाइन किया जाए तो आर क्यूब जो होगा वो आर क्यूब कैसे दिखेगा, एक्स कामा वाई कामा जेड, सच एज, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यक्स कामा वाई कामा जेड, एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स इन आर, ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आर क्यूब में जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे कैसे आएंगे, ट्रिपलेस टाइप के ऑर्डर के आएंगे, ठीक है ना, यक्स कामा वाई कामा जेड, और सभी एक्स वाई कामा जेड हमारे कहाँ से आएंगे, आर से आएंगे। ऐसे आप कोई भी बना सकते हैं। अगर आपको एन का बनाना हो, आर की पावर एन का बनाना हो, तो आर की पावर एन का पता ही है क्या करना है, यक्स ऐसे चूज कर लीजिए, x1 कामा x2 कामा x3 अप टू कहाँ तक, xn तक। सभी हमारे पास क्या आएंगे, एक्साइज जो आएंगे वो एक्साइज कहाँ से आएंगे, हमारे आर से आएंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक। एक नोट है, नोट देखिए, नोट ये है कि प्रोडक्ट ऑफ ए आईज I1 टू n इज इम्पटी, ये हमारे क्या होगा, अगर कोई हमारे पास क्या है, n क्या दिया, सेट दिया गया है, ठीक है ना, और ये हमारा इम्पटी कब होगा, इफ वन, इफ एनी वन, इफ एनी वन ऑफ AIs इज इम्पटी, AIs इज इम्पटी। अगर हमारे पास जो भी सेट दिया गया है, सेट दिया कहने का मतलब है जितने भी हमारे पास AIs हैं, A1 A2 A3 अप टू AN, इनमें से कोई एक भी, एक ही कोई भी एक कैसा हो जाए, इम्पटी हो जाए, कैसा हो जाए, इम्पटी हो जाए, तब इन सभी सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी कैसा होगा, इम्पटी होगा, ठीक है ना, वो भी कैसा होगा, इम्पटी होगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर सभी हमारे AIs का प्रोडक्ट इम्पटी आ रहा है, इसका मतलब उसमें से कोई ना कोई एक AIs हमारा कैसा है, इम्पटी है। क्लियर, तो ये हुआ हमारे पास क्या, सेट के लिए, ठीक है ना। तो ये आज सेट के लिए इतना ही।
अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, फंक्शन क्या होता है एंड फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में अच्छे समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आप लोग एंजॉय किए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। ठीक ना, और अभी अगर आप सबको CSI या नेट IIT JEM KPY क्विज को सॉल्व करना है तो हमारे प्ले लिस्ट पे ज़रूर जाइए, वहाँ पे चेकआउट करिए, आपको सभी ईयर्स के प्रोवाइड्स किए जाएंगे PY क्विज। अभी आपको 2025 का वहाँ पर PY क्विज आपको सॉल्व मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।